खतरे में सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऑफिशियल्स और कमांडर से कहा है कि अगर मुश्तबा खामनाई हमारी शर्तों को नहीं मानते या हमारे हिसाब से डील नहीं करते तो मैं आपके उस प्लान को सपोर्ट करूंगा जिस प्लान में मुश्तबा खामनाई को टारगेट किया जाए। इजराइल पहले ही कल ही धमकी दे चुका था, चुनने से पहले ही, कि जो भी अगला सुप्रीम लीडर बनेगा हम उसे कत्ल कर देंगे। ट्रंप ने परसों कहा था मेरे मिजाज के खिलाफ और मेरी मर्जी के बिना अगर कोई ईरान का सुप्रीम लीडर बना तो उसे मार देंगे। लेकिन ईरान का सुप्रीम लीडर बना भी, ईरान के लोगों ने सपोर्ट किया भी, लेकिन अब मिजाज के मुताबिक, फितरत के मुताबिक अमेरिका ने मुश्तबा खामनाई को कत्ल करने का ऐलान किया है। सवाल यह है कि फिर अब मुसलमान कब तक चुप रहेगा? सवाल यह है कि अब मुसलमान आपस में कब तक लड़ेगा? कब तक शिया सुन्नी करेगा? किसी के जिगर में इतनी ताकत है, मुझे एक बंदा दिखा दो कि जिसके बाबा मार दिए गए, जिसका बाप मार दिया गया, जिसकी औलाद मार दी गई, छोटे छोटे बच्चे मार दिए, जिसकी माँ को कत्ल कर दिया हमले में और उसकी बीवी को भी मार दिया, एक झटके में, एक दोपहर में, रोज़े की हालत में पूरा ख़ानदान ख़त्म हो गया और उसके बावजूद वो आदमी अपना सब कुछ खोने के बाद उसी ख़तरे वाली कुर्सी को कबूल करता है जिसका नाम है मुज्तबा खामनाई, जो अब अमेरिका के निशाने पर है। ईरान को तो बस अब आर पार कर देनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका की गुंडागर्दी से सारी दुनिया परेशान है। लेकिन दुनिया की इतनी भसोट नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप के आगे बोल सके। दुनिया को सिर्फ अब आखिरी उम्मीद ईरान से है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान पर हमले हम बढ़ाएंगे, तो ये बात हकीकत है। ईरान पर खौफनाक हमले पिछले कुछ देर में किए गए हैं। साथ ही इजराइल ने ऐलान किया है कि हमने 1900 ईरान के कमांडर, ऑफिसर और फौजियों को, टोटल 1900 लोगों को जो फौज में थे, कत्ल किया है। भाई ईरान ने ये फोटो जारी किया और बताया कि 10 ट्रिलियन डॉलर का डैमेज, नुकसान हो चुका है अरब को, क्योंकि इन अरब देशों ने अपनी जमीन का इस्तेमाल अमेरिका को करने दिया। ईरान बहुत खतरनाक खेल रहा है। ईरान ने कहा है कि हम जो अपने आस पड़ोस के देशों पर अमेरिका को निशाना बना रहे हैं, ये हम पड़ोस देश को हमला नहीं कर रहे हैं, उस पर हमला नहीं है, ये तो हम अपने डिफेंस में, क्योंकि वहाँ से हम पर किए जा रहे हैं हमले, तो हम अपना डिफेंस कर रहे हैं। अमेरिका का हाल बुरी तरह से ख़राब हो चुका है। अमेरिकी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ट्रंप ने सोचा नहीं था कि ये जंग इतनी लंबी चलेगी और इतना नुकसान हमें हो भी जाएगा।
अमेरिका का इराक में जो लॉजिस्टिक सेंटर था, ईरान ने उसे भी नहीं छोड़ा, पूरी तरह से मिसाइलों की बरसात करके तबाह कर दिया है। हिस्टोरिकल प्लेसेस पर इजराइल हमेशा से हमले करता है और कब्जा भी करता है। UNSCO में जो रजिस्टर्ड एक ईरान का हिस्टोरिकल प्लेस था इस्फहान में, उस बिल्डिंग, उस इमारत को जो हेरिटेज था, उस पर इजराइल ने हमला किया। वो इमारत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है, जिसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। इजराइल यही सब कर सकता है। अमेरिका इजराइल जब हारते हैं तो सिविलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। इसी तरह से अमेरिका और इजराइल के आतंकी हमलों में ईरान में 3 और स्टूडेंट्स की मौत हो गई है। ईरान ने ओमान को भी बहुत मारा है, बहुत, लेकिन ओमान के राजा ने, बादशाह ने और ताजिकिस्तान के गवर्नमेंट ने ईरान को मुबारकबाद दी है कि आपको मुबारक हो नया सुप्रीम लीडर। मेरे दोस्तों, सबसे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर के नए चुने जाने पर सबसे पहले व्लादिमीर पुतिन ने खुद मुबारकबाद दी थी। इस आदमी का नाम याद रखना चाहिए। इजराइल का जो यूएन में एनवॉय है, उसका बयान सुने आप, जो उसने कहा है, और आप बताइए कि जीत किसकी हुई है। हज़रात, यूएन का एनवॉय इजराइल का, उसने कहा है कि कोई नया लीडर आ जाने से या पुराना मार देने से रिजीम चेंज नहीं होती। अब नया सुप्रीम लीडर है, लेकिन आइडियोलॉजी वही है, क्रोनोलॉजी वही है, सिस्टम पहले वाला है, मेंटालिटी वही है। तो ये सब कुछ होने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, रिजीम चेंज होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। सवाल ये है कि फिर ये जंग जीत कौन रहा है? जब तुम अपने किसी भी मकसद में अभी तक कामयाब ना हो सके, रिजीम तक ना गिरा सके, तो भैया जीत किसकी हुई? आइए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का GIF लगा रहा हूं। ट्रैफिक देखिए, जो टैंकर तेजी से आगे आ रहे हैं, अचानक से वो अपना ट्रैकर बंद कर देते हैं और चुपके से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो लाइन ईरान ने खींची थी, हैदर के लाल ने खींची थी, उसे क्रॉस करने का जिगरा किसी में नहीं है। अगर कोई क्रॉस कर भी रहा है तो वो अपने आप को तुर्किश या फिर चीनी या किसी मुस्लिम देश का टैंकर बताकर निकलता है। ईरान की पिटाई जो ईरान ने की है, जिस अंदाज में अमेरिका इजराइल की, ये पिटाई देखने के बाद जो कल बहुत ज़्यादा उछल रहा था बरतानिया का प्रधानमंत्री कह रहा था कि हम अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजेंगे मिडिल ईस्ट में, हैं? अब जब देखा ईरान बहुत बुरा मार रहा है तो 24 घंटे नहीं गुजरे, अभी 12 घंटे गुजरे हैं, बरतानिया पलट गया है। बरतानिया ने कह दिया है कि, यूके ने कहा है कि हमारा कोई प्लान नहीं है अपना कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट में भेजने का। अब सोचिए कि ट्रंप कितनी बड़ी मुसीबत में है। यूएस के डेमोक्रेट्स ने मांग की है कि ईरान के स्कूल पर जो हमला करके 170 बच्चियों को नरसंहार करके मारा गया, अमेरिकी फौज और डोनाल्ड ट्रंप की पूरी तरह से इस मामले में जांच होनी चाहिए। मेरे दोस्तों, ईरान के ऑफिशियल ने कहा है कि हमने साइप्रस, तुर्की और अज़रबैजान पर कोई हमला नहीं किया है। यह हमला इजराइल ने किया था ताकि ये हमसे नाराज हो जाएं और इलाके में ये पीछे हो जाएं और हमारी जंग किसी और से हो जाए। आगे उन्होंने कहा कि इजराइल को लगता है कि हमारे पास सिर्फ 160 मिसाइल लॉन्चर्स बचे हैं। मैं ये कहूँगा, आप उन्हें ख्वाब में इसी गलतफहमी में जीने दें। सुनिए। رسانه سیونیستی اسرائیل ادعا کردند که ایران فقط 120 سامانه پورتا به موشک در اختیار دارد. نظر شما در این باره چیست؟ کیا گفتن؟ رسانه سیونیستی اسرائیل. بله، اونها ضرباتی رو که متحمل میشن الان ناشی از همین سوء محاسباتشون هست. اجازه بدید در همین خواب و خیال باشند. همین خواب و خیالی که متاسفانه آمریکا رو با همین توهمات، با همین سوء محاسبه ها به این جنگ کشوندن و الان خودشون احساس میکنن در این باطلاق گیر کردن. $20,000 का सस्ता ड्रोन और उसको मार गिराने के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट और उसमें सबसे खतरनाक मिसाइल। सऊदी अरब में एक बीच के पास बिल्कुल निचले हिस्से में बिल्कुल नीचे आ रहा था ड्रोन ईरान का। उसको रोकने के लिए यूएई अपने F-16 टॉप मोस्ट एडवांस फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहा है।
लो जी लाइव ड्रोन आया, एक फट गया, एक दौड़ लगा, नहीं इंटरसेप्ट हुआ है, ये वाला नहीं इंटरसेप्ट हुआ, ये जा रहा है अभी भी आगे। और जो This was insane. This was insane. It was live. अब तक ईरान 11 एक खास तरह के ड्रोन अमेरिका के मार गिरा चुका है। इजराइल के नहीं, इजराइल के जोड़ेंगे तो 35-40 हो जाएंगे, लेकिन 11 खास अमेरिका के ड्रोन थे। जी हाँ, जो बहुत महंगे थे। $330 मिलियन के ये ड्रोन थे। सिर्फ ड्रोन 330 मिलियन के, जो पूरी तरह से डैमेज हुए, तबाह हुए। और ईरान उसका वीडियो जारी करके, जैसे दिखा रहा हूं आपको, डोनाल्ड ट्रंप का मुंह रोज काला कर रहा है। ईरान के हमलों का असर पूरी दुनिया में हो रहा है और पाकिस्तान पर तो इतना बड़ा असर हुआ है कि पाकिस्तान की सरकार ने 10 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए हैं। और सिर्फ स्कूल ही नहीं, कहा जा रहा है कि दफ्तर भी बंद कर दिए हैं, वर्क फ्रॉम होम दे दिया है, क्योंकि पेट्रोल के दाम पाकिस्तान में भी तेजी से बढ़ने की संभावना है। उधर हिजबुल्लाह भी पूरी ताकत से हमलावर है। जब इजराइल के अंदर हिजबुल्लाह की मिसाइल आई तो इजराइल के फौजी भागते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका अपने परमाणु बमों से, अपने सबसे बड़ी ताकत से हमला कर रहा है। जरा इस मंजर को देख लीजिए, ब्रिटेन उतरे हैं अमेरिका के B-52 परमाणु बॉम्बर, ठीक, जो कि रात को उड़ान भरेंगे और ब्रिटेन से उड़ान भर के ईरान पर खतरनाक बमबारी करेंगे। अब ब्रिटेन का इस्तेमाल हमला करने के लिए किया जा रहा है ईरान पर, तो ईरान इस पर भी बहुत जल्द कुछ न कुछ करेगा। वहीं इराक के लड़ाकों पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बमबारियां की हैं। देखिए, सऊदी अरब की, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी तेल की कंपनी अरामको, इस कंपनी ने सऊदी अरब में अपना प्रोडक्शन लगभग बिल्कुल ना के बराबर कर दिया है, जिसकी वजह से जितनी भी तेल की कंपनियां हैं सब परेशान हैं। सबको अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ रहा है और भैया पैसा भी कमा नहीं पा रहे हैं। ईरान में बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट में रशियन वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, तो रूस उनको निकालने के लिए ईरान में ऑपरेशन चलाने की तैयारी में है। चौथे दिन ईरान ने फिर से दोहराया है कि अमेरिका हम पर कब्जा करना चाहता है, ईरान को टुकड़े में बांटना चाहता है। एक बार फिर से ताज़ा मंजर है, ईरान का जो नेवल बेस है, जो दोपहर में दिखाया था, ये वो वाला नहीं है, ये दूसरा बेस है। अमेरिका इजराइल के हमलों में ईरान का नेवल बेस पूरी तरह से बेकार हो गया है। एक बार फिर से ईरान के एयरपोर्ट में जो उनके पैसेंजर विमान खड़े थे, इजराइल ने बमबारी करके उन जहाज़ों को एक बार फिर से, सिविलियंस के लिए जो चीज़ें हैं उनको तबाह कर रहा है। देखिए, अल्लाह अकबर। बड़ी खबर यह आ रही है कि यूरोप में भी गैस और तेल के दाम 30% बढ़ गए हैं। ऐसे बहुत सारे ईरानी हैं जिनको, समझ रहे हो, अपना सब कुछ दिखाना है, नंगा रहना है, सड़कों पर गलत काम करने हैं, चलते फिरते कुछ भी कर लेना है, जिना तक कर लेना है उनको। यूरोप का कल्चर उनको पसंद आ रहा है, ईरान में रह नहीं रहे हैं, ऐसे परिवार उनका वहीं रह रहा है और वो कहीं और जाके बस गए हैं, या फिर पूरा परिवार कहीं और जाकर बस गया है यूरोप में, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ ईरान में हैं। तो भाई ईरान ने ऐलान किया है कि ऐसे ईरानी जो विदेश जाकर रह रहे हैं और अमेरिका इजराइल के एजेंडे को चला रहे हैं और हमें बदनाम कर रहे हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है ईरान में वो सब की सब जब्त कर ली जाएंगी। इसके बाद
जो गद्दार ईरानी हैं उनके पेट में तकलीफ होना शुरू हो गई है। ईरान में जो लोग मारे जा रहे हैं, अमेरिका और इजराइल की तरह ईरान उन्हें छुपा नहीं रहा है। जनता के सामने लाशें भी आ रही हैं, जनता के सामने जनाजे उठ रहे हैं, जनता जनाजों में शामिल हो रही है। और तो और नमाज जनाजे के बाद ये हज़ारों और लाखों की भीड़ उसको, शहीद को कब्र में दफना भी रही है। कमाल की बात आप ये भी देख चुके हैं कि भीड़ के आजू बाजू अमेरिका और इजराइल बमबारी भी कर रहे हैं, लेकिन ईरान का बच्चा बच्चा आज अपने मुल्क के लिए शहादत देने को तैयार है। अरबों को नंगा रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने 30 सेकंड में कर दिया। सर्गेई लावरोव ने कहा कि क्या अरबों ने जो 170 मासूम बच्चियां ईरान में मार डाली गईं, उन 170 बच्चियों के लिए दुख व्यक्त किया है? क्या इस हमले का जो बच्चियों पर, लड़कियों पर किया गया, उसका विरोध किया है? उधर अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है मीडिया में आकर कि ईरान अनकंडीशनल सरेंडर करे, ईरान के पास कोई और ऑप्शन अब नहीं है। आइए दोस्तों, खबर मेरी वाली फिर से सच साबित हुई। F-16 साइप्रस के अंदर अपने इलाके में, जी हाँ, तुर्की ने तैनात कर दिए हैं। इराक के शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र ने ऐलान किया है और अपने लड़ाकू संगठन से कहा है, जो हथियार चलाते हैं, उनसे कहा है कि अपने हमले लिमिटेड करो, कंट्रोल में हमला करो और जो ह्यूमैनिटेरियन मदद हो सकती है वो लोगों की करो, इंसानों की मदद करो। मेरे दोस्तों, ईरान मुसीबत में है, ईरान के साथ खड़े होइए। मैंने कहा था आप लोगों से, आपने मेरी बात सुनी भी। हज़ारों की तादाद में ईरान एम्बेसी राजधानी दिल्ली में 9 मार्च को मेरे कहने पर हज़ारों लोग आ गए। उन तमाम हज़ारों लोगों का अगर मैं 1000 बार शुक्रिया अदा करूं सबके आगे हाथ जोड़ जोड़ के, तब भी मैं शुक्रिया अदा नहीं कर पाऊंगा। हम लोगों ने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि आप मेरी ज़बान की इतनी साख रखेंगे और मेरी ज़बान की इतनी इज्जत रखेंगे। आपने दिखाया ईरान के कल्चर हाउस को, आपने दिखाया ईरान एम्बेसी को कि हाँ, हमारे पास भी हमारा एक भाई है जो आपके लिए खड़ा है हमारी तरफ से। दोस्तों, वहाँ पर हमारी मुलाकात स्पेशली ईरान के एम्बेसडर से हुई। जो एम्बेसडर ने मुझसे कहा वो फ़िलहाल मैं यहाँ नहीं बोल सकता, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा। लेकिन मैं स्पेशली ये मंज़र इसलिए दिखा रहा हूँ तमाम, ताकि जो लोग वहाँ आए थे मैं उनका कोई तो हक अदा कर सकूँ। मैं खुदा की कसम आप लोगों की पैर की जूती भी नहीं हूँ। ये जो भी इज़्ज़त कमाई है ये अल्लाह का करम है, क्योंकि वो आपने सुना होगा, व तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला अल्लाह है। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि जिस कदर आप लोगों ने मुझसे मोहब्बत दिखाई, यहाँ तक कि ऐसे बुजुर्गवार लोग भी थे जो मुझसे मिले ऐसे कि मिल के रो दिए। मेरे पास अल्फाज नहीं है आप लोगों के लिए। मैं ज़िंदगी भर आपके आगे हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता रहूं, तब भी आप लोगों की मोहब्बत का 1% भी मैं जो है हक अदा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरा वादा है, जैसा कल था वैसा आज हूं, जैसा आज हूं वैसा कल रहूंगा। सच दिखाता था, सच दिखाऊंगा। आप साथ दीजिए, जिसको साथ नहीं देना है, बुग़्ज़ रखने वाले, हसद रखने वाले। अब आप सोचिए, इतनी सी बात सोचिए, समझिएगा। जो फील करता हूँ आपको परिवार समझ के कह देता हूँ, क्योंकि हम घर के ही लोग हैं। आप ये सोचिए, जब बुराई करनी होती है, जब आलोचना करनी होती है, तो व्हाट्सएप पे जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं वो मौलाना हो, बहुत बड़े पहलवान हो, दोस्त बनते हों, करीबी बनते हों, हमदर्द बनते हों, तो जब उनको कोई शिकायत करनी होती है या मेरी बात को इनको अच्छी लगती है, तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पर वो मुझे फ़ोन करके या मेरी गलतियां बताते हैं या कमियां निकालते हैं और बुराई करते हैं और भिड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक, पूरे 12 महीने ये कभी भी किसी भी काम को देखकर, जो हम काम कर रहे होते हैं, कभी अप्रिशिएट नहीं करते हैं, कभी सपोर्ट नहीं देंगे, कभी हिम्मत नहीं बांधेंगे। लेकिन एक इनको दिख गई कि हाँ, अब मौका मिल गया, हमें मौका मिल गया,
तो मौका नहीं छोड़ते, फ़ौरन भाई तुमने ये फेक न्यूज़ चलाई थी, देखो मेरी यहाँ से लेकर ईरान तक सबसे बात हो गई भाई, ये देखो। अगर अच्छा मौलाना साहब मुझे समझा रहे हैं, ईरान में रहकर झूठ बोल रहे हैं, हम हरम में हैं। मौलाना साहब को मौलवियत से ज़्यादा पत्रकारिता में इंटरेस्ट है। तो ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे आपको जो खुद झूठ बोल रहे थे। मैं उनके बारे में अब बात करना बंद कर चुका हूँ, लेकिन मैं ये बातें इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ मेरी कौम के मुसलमान नौजवान अब इस पत्रकारिता में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो भी कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं। तो जो हम और जो मैंने फेस किया है और जो कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो बेचारे भी करें। जब तक वो इस मकाम पे पहुँचे, ये जो हमारे आस्तीन के सांप हैं, जो हमारे खुद के करीबी, जो बड़े अपने बनते हैं, ऐसे लोगों को अकल आ जाए कि हाँ हम ये जो चीज़ करते हैं गलत करते हैं। सोचिए 12 महीने काम करता हूँ मैं, 12 महीने में किसी भी काम की तारीफ मोहल्ले के लोग नहीं करेंगे, ना व्हाट्सएप वाले करेंगे जो व्हाट्सएप कांटेक्ट में हैं। लेकिन एक बात की अगर कन्फ्यूज़न हो जाएगी तो वो घर पर हमला करने आ जाएंगे, मारने आ जाएंगे जी, फ़ोन पर गालियाँ बकना शुरू कर देंगे, सड़क पर घूम घूम के गीबत करना शुरू कर देंगे। इस बार अल्लाह ने मेरा स्टैंड कैसे लिया सोच भी नहीं सकते। जब मैंने खामनाई की शहादत का ऐलान किया तो उस वीडियो को मोहब्बत में नहीं, प्यार में नहीं, दुश्मनी में शेयर किया कि ये देखो ईरान ने तो ऐलान किया नहीं है, ये बहुत बड़े नेता बनने हैं, ये पहले कर दिया इन्होंने ऐलान, ये देखो जी कुछ हैं कई साल से लगे हुए हैं, मौलवियत पढ़ रहे थे, मौलवियत नहीं हो पाई, न मौलवियत बन पाए, और फिर मोबाइल हाथ में ले लिया, पत्रकार बनने की कोशिश करने लगे, तो न मौलवी बन पाए न पत्रकार बन पाए। अब वो मौलानाओं के आगे पीछे घूमते हैं। मौलाना साहब इस पर आप क्या कहेंगे? मौलाना साहब खुद का कोई स्टैंड नहीं होगा, वो अपने आप को पत्रकार कहेंगे। आप समझ रहे हो? ऐसे अलग अलग तरह के लोग हैं। ऐसे लोगों ने वीडियो नफ़रत में फैलाई, मेरी मुझसे नफ़रत में, ये देखो कल्चर हाउस ईरान हर जगह फैला दी, ये देखो जी, ये देखो अभी तो ईरान ने ऐलान किया नहीं है, इसने शहादत का ऐलान कर दिया, इसे ज़्यादा पता है, ये तो वक्त से भी आगे चल रहा है, ये तो बहुत एडवांस चल रहा है, ये देखो जी व्यूज़ और लाइक के लिए। रात को 2 बजे मैंने अब ऐलान कर दिया था, सुबह 7 बजे तक प्रेशर बना रहा मेरे पर। सुबह 7 बजे क्या हुआ? अल्लाह ने जो सोर्स मुझे दिया था वो सोर्स सही साबित हुआ और इन लोगों का मुंह काला हुआ और अब उनका मुंह सामने आने लायक तक नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं अब जो मिल रहे हैं, मैं यहाँ बोल रहा हूँ क्योंकि मुंह पे नहीं बोलना चाहता हूँ, देख रहे हैं वो वीडियो, और बहुत ऐसे लोग भी हैं वीडियो चुपके से देखते हैं, बताते नहीं है कि भाई हम आपका चैनल देखते हैं। ये भी मुझे पता है। आप हसद देखिए यार, हसद देखिए हमारी कौम की थी, नफरत अप्रिशिएट नहीं कर सकते, गीबत करने के लिए सबसे आगे आएंगे। और यहाँ तक कि लोगों का मानना ये भी है, एक आदमी को जानता हूँ 3 साल पहले उसने मुझसे कहा था, मैंने कहा था भाई मैं तो बहुत सही काम करता हूँ, मैं तो कुछ गलत करता भी नहीं हूँ, मैंने देखो पिछले साल ये किया ये किया ये किया ये किया ये सब चीज़ें की हैं। तो पता अगले की मेंटेलिटी क्या थी? क्या रजा ऐसा है, लोग ना अच्छे काम नहीं देखते। हाँ भैया रे ऐसा है, तुम जिंदगी भर अच्छे काम करे जाओ, तुम एक गलती कर जाओगे दुनिया गलती ही बोलेगी, गलत पकड़ेगी। मैं उनसे कहूँगा सुनो साहब, ये गंदी टट्टी मेंटेलिटी अब कौम की नहीं रही है। देश बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं, मेंटेलिटी चेंज हो चुकी है। तो आने वाली जो पीढ़ी है वो इस लाइन में आए, आप उन्हें सपोर्ट कीजिए, तोड़िए मत उनकी हिम्मत को। और अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहता है तुम उसका एक बाल भी बाका नहीं कर सकते। जितना बदनाम करने की कोशिश की अल्लाह ने उतनी इज्जत नवाजी, जितना गिराने की कोशिश की मेरे परवरदिगार ने मेरा हाथ पकड़कर उतनी ऊंचाई पर रख दिया। लेकिन इंशाअल्लाह मेरा ये वादा है, ना गुरूर देखेंगे, ना आप घमंड देखेंगे, ना कोई एटीट्यूड देखेंगे, मुझे आप अपने कदमों में ही पाएंगे। लेकिन जो हसद करने वाले जिनका रिकॉर्ड है मेरे पास, मैं उनको जलील करता रहूँगा। जय हिंद।